हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मान लीजिए भारत सरकार या राज्य सरकार आपकी ज़मीन या आपके घर या प्रॉपर्टी को किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर करती है, अधिग्रहित करती है। आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि मुझे पुनर्वास चाहिए, मुझे रिहैबिलिटेशन चाहिए, ये मेरा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के ही निर्णय में स्पष्ट किया है कि जो अधिग्रहण के बाद पुनर्वास की मांग होती है वह पुनर्वास किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता। अब प्रश्न ये है कि अनुच्छेद 21 आपको जीवन की गारंटी देता है। इसके साथ साथ अनुच्छेद 300A संविधान का आपको संवैधानिक अधिकार देता है राइट टू प्रॉपर्टी का। लेकिन जो रिहैबिलिटेशन है, जो पुनर्वास है, वह किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि अगर आपका घर उजड़ जाए तो सरकार आपको नया घर देने की किसी भी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं रखती। यह फैसला भविष्य में भूमि अधिग्रहण, विकास परियोजनाओं और किसानों या स्थानीय समुदायों के अधिकारों पर एक व्यापक असर डालेगा। और इसी के साथ एक बड़े सवाल के जवाब को भी हम इसी वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि इसका सीधा कनेक्शन यूपीएससी के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेगमेंट से है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हम जिन मुद्दों पर बात करने वाले हैं वो मुद्दे हैं कि इसमें खबर क्या है, बेसिकली ये न्यूज़ क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, और इसके बाद देखेंगे कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के मेजर प्रोविजंस क्या हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो प्रमुख ऐतिहासिक फैसले दिए हैं उन पर चर्चा करेंगे और सेशन के एंड में हम आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन देंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और हमेशा की तरह सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अगर कभी भी आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही वीडियोस के PDF अगर आपको चाहिए तो आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। न्यूज़ क्या है? सबसे पहली बात, क्या है यह मुद्दा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने डिसीजन में कहा कि रिहैबिलिटेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंड ओनर जिसकी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लिया गया था उसके बारे में डिसीजन दिया कि राइट टू लाइवलीहुड टू डिमांड रिहैबिलिटेशन और अल्टरनेटिव लैंड एज अ मैटर ऑफ लीगल राइट। यानी कि ये जो मामला है ये लीगल राइट तो है लेकिन ये किसी भी प्रकार से संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है। स्पष्ट करता हूँ इसमें क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि पुनर्वास जो है वो सरकार की नीति का हिस्सा है। पुनर्वास नीति का हिस्सा है, ये पॉलिसी के अंतर्गत आएगा, ये किसी भी प्रकार से संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कि इसको पार्ट 3 के अंतर्गत, भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा। मौलिक अधिकार नहीं माना जाएगा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार अगर चाहे, न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सरकार अगर चाहे तो अपने कानून में या स्कीम के द्वारा पुनर्वास दे सकती है, लेकिन कोई भी नागरिक कोर्ट आकर के इसे मौलिक अधिकार के तौर पर नहीं मांग सकता। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कई वर्षों में हमने देखा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे डैम के, हाईवे के, नेशनल हाईवे के, माइनिंग इत्यादि के शुरू होते रहे और इसमें हजारों लोग विस्थापित होते रहे और ये अदालत में पुनर्वास की मांग करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि आपके पास रिहैबिलिटेशन का राइट फंडामेंटल राइट के तौर पर नहीं है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी राइट हो सकता है या वेलफेयर पॉलिसी का हिस्सा हो सकता है, कल्याणकारी नीति का हिस्सा हो सकता है। तो अब अगर हम ये देखें कि हमारे संविधान में इसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है उसमें आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जहां पर आपका डिग्निफाइड लाइफ का अधिकार है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है जिसमें निवास, व्यवसाय और आवागमन की स्वतंत्रता भी निहित है। ये तो मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिकल 300A जो कि पहले आर्टिकल 19(1)(f) के अंतर्गत आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हटा करके 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया।
अब प्रमुख बात यह है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार वैसे भी नहीं है, लेकिन संवैधानिक तो अवश्य है। तो पुनर्वास उससे भी एक कदम नीचे की श्रेणी का बना दिया गया, यानी कि पुनर्वास अब संवैधानिक अधिकार भी आपका नहीं है, ये विधिक अधिकार हो सकता है या सरकार की नीति का हिस्सा हो सकता है। तो विधिक अधिकार किस प्रकार से है, किस कानून के अंतर्गत ये विधिक अधिकार माना जाएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं और उसके प्रावधानों को भी देख लेते हैं। कानून का नाम है द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। ये अधिनियम है, ये कानून ये सुनिश्चित करता है कि जब किसी का जमीन लिया जाए तो उसके मालिक को उचित मुआवजा दिया जाए। इस कानून को बनाने का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाने, जबरन अधिग्रहण रोकने के लिए और कुछ परिस्थितियों में केंद्र या राज्य सरकारें अन्य कानूनों के अंतर्गत भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती हैं, लेकिन LARR एक्ट जो है वो मुख्य कानून है लैंड एक्विजिशन को लेकर। तो ये कानून बनाया गया 2013 में, जो कि फेयर कंपनसेशन की बात करता है, ट्रांसपेरेंसी की बात करता है और लैंड एक्विजिशन के संदर्भ में ये सुविधा देता है। लेकिन यहाँ पर भी रिहैबिलिटेशन को मैंडेटरी नहीं किया गया। दूसरी खास बात यह है कि क्या सरकार जबरदस्ती आपकी ज़मीन एक्वायर कर सकती है, कि मुद्दा यह है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते तब। तो वास्तव में सरकार भूमि अधिग्रहण के इस कानून के अंतर्गत केवल उचित मुआवजा देने के लिए बाध्य है, न कि आपकी सहमति प्राप्त करने के लिए। अर्थात आपकी बिना सहमति के भी राज्य कई परिस्थितियों में आपकी ज़मीन को एक्वायर कर सकता है और उसके लिए केवल उचित मुआवजा देगा वो। तो महत्वपूर्ण यह है कि वे कौन से मामले हो सकते हैं जिन पर राज्य अगर चाहे तो आपकी ज़मीन एक्वायर कर सकता है बिना आपकी कंसेंट के भी। तो पहला, पब्लिक पर्पस के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए। अगर राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए चाहे तो आपका मकान ज़मीन एक्वायर कर सकता है, लेकिन इसके लिए सामाजिक मूल्यांकन प्रभाव होता है, यानी कि SIA होता है, और उचित मुआवजा देना होगा। ये बाध्यकारी है, लेकिन ले सकती है सरकार। दूसरा, वे केसेस हो सकते हैं जहां पर PPP वाली परियोजनाएं हों, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली योजनाएं हों, उसके लिए भी लैंड एक्वायर की जा सकती है, कंपलसरी एक्वायर की जा सकती है। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पर PPP मॉडल की परियोजना के लिए सरकार लैंड एक्वायर करती है, वहां पर कम से कम 70 से 80% प्रभावित परिवारों की सहमति आवश्यक होती है। अगर 70 से 80% परिवार सहमति नहीं दे रहे हैं तो आप लैंड एक्विजिशन नहीं कर सकते हैं। तीसरा, आपातकालीन स्थिति में भी सरकार अगर चाहे तो लैंड एक्विजिशन कर सकती है, भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आया या कोई प्राकृतिक आपदा के समय बुनियादी ढांचा को लेकर के मामला आया, तो ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति है या राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो उन विशेष परिस्थितियों में भी राज्य या सरकार किसी भी से उसकी ज़मीन एक्वायर कर सकती है। और इसके लिए जो एक्ट है उसकी धारा 40 है, जो कहती है सरकार बिना सहमति के अधिग्रहण कर लेगी, लेकिन मुआवजा जो वैलिड मुआवजा है वो तब भी देगी, जबकि मुआवजे के नियम तब भी लागू होंगे। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जहां पर आपकी कंसेंट के बिना भी सरकार आपकी लैंड को एक्वायर कर सकती है। तो आपने देखा कि संवैधानिक स्थिति क्या है, कानून क्या कहता है इस बारे में। अब इसके बाद इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसले क्या रहे उनको भी देख लेते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के क्या वर्डिक्ट रहे। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2000 का, जिसमें वास्तव में विकास परियोजनाओं में पुनर्वास की आवश्यकता पर बात की गई थी। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का यह आया कि पुनर्वास डेवलपमेंट का अभिन्न अंग है। ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट केस था, जिसमें आर्टिकल 21 से कनेक्ट करके कहा गया राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर डैम बना रहे हैं तो लोगों का राइट टू लाइफ और लाइवलीहुड प्रभावित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंस ये था कि पुनर्वास पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन ये कोई राइट नहीं है। ठीक है, पुनर्वास को अधिकार की तरह नहीं लिया जा सकता। इसी तरह ओलियम गैस लीक केस है 1987 का, जो आर्टिकल 21 के विस्तार पर बात कर रहा था कि जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी शामिल है। तो रिहैबिलिटेशन के एस्पेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम कंपनसेशन और रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। इसी प्रकार चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है 1996 का केस। इसमें हाउसिंग राइट के लिए कहा गया था कि क्या शेल्टर फंडामेंटल राइट का अंग है। कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ठीक है, शेल्टर को फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना, आर्टिकल 21 का हिस्सा माना, लेकिन कंपनसेशन
जब दिया जा रहा है आपके लैंड एक्विजिशन के बाद, उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का हिस्सा मानने से साफ इनकार कर दिया है। इस बात को बहुत क्लियरली समझिएगा, ये आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंट केसेस बताए और उस पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स बताए। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ मैं आपको क्वेश्चन पर ले जाने से पहले, आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर ले जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि जो हमारा स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा था कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसमें अब आप 20 तारीख तक एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी देना है 2026 में, तो आपको फुल कोर्स फॉर प्री, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें आपकी बुक्स, स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज, रेगुलर क्लासेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये जो प्रोग्राम है वो आपको केवल 9,999 में ऑफर किया जा रहा है। 20 तारीख इसकी लास्ट डेट की गई है और उसके पहले आपको इसमें एडमिशन लेना होगा। अगर आपका टारगेट है 2026, आपको यूपीएससी के लिए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है स्टडी IQ में, आपको एक कोड इस्तेमाल करना होगा। जब आप परचेज करेंगे कोर्स को तो वहाँ पर PK लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा, तो आपको इस फीस पर सीधा एडमिशन मिल जाएगा। ये डिस्काउंटेड फीस है जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, और ये कोड लगाने के बाद आपको मिलेगी। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आज के अभ्यास प्रश्न पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के निर्णय के अनुसार पुनर्वास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पुनर्वास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और न्यायालय में प्रवर्तनीय है। नंबर 2, पुनर्वास एक नीतिगत विषय है, मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। सी, पुनर्वास केवल प्राकृतिक आपदाओं के मामले में ही लागू होता है, विकास की परियोजनाओं में नहीं। डी, पुनर्वास का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा कथन सही है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। और इसके साथ ही अगर आपको किसी भी विषय पर राय देनी है या इस मुद्दे पर भी अपनी राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। आपकी राय का स्वागत है, मैं अवश्य उस पर रिस्पॉन्स करूंगा। और इसके साथ साथ अगर किसी भी मुद्दे पर आप चाहते हैं कि एक डिटेल्ड डिस्कशन हो या वीडियो दिया जाए तो आप उसकी मांग भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।